नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। मोदी की कुर्सी, प्रधानमंत्री वाली कुर्सी, और कौन सी कुर्सी, वो हिलने लगी। हिलने लगी क्यों? राहुल गांधी ने 11 साल में सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी के सामने पेश कर दी। वो चुनौती कोई दस्तावेजी नहीं है, सबूतों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर करके वो चुनौती पेश की। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सड़कों पर जनता आती है तो सत्ता की चूलें हिल जाती। तो राहुल से भयंकर डरे मोदी। टैरिफ के इंप्लीमेंटेशन से पहले घबराई हुई सरकार और भारत की इकोनॉमी पर मंडराता हुआ खतरा, इस सब के बीच रूस और चीन से करीबी दिखा करके भक्तों को खुराक देने की कोशिश में लगे मोदी वहां पर नाकामी को सामने देख करके फिर ट्रंप से मिलने के जुगाड़ में लग गए। आज आप तमाम पोर्टल्स, न्यूज पोर्टल्स की जब खबरें देखेंगे तो उस पर हेडलाइन है कि अगले महीने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी का भाषण हो सकता है। इसके लिए अमेरिका जाएंगे मोदी और वहां ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। ये आज हेडलाइन लगी है और आज की सुबह से सबसे बड़ी खबर के रूप में इसी खबर को दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या-क्या है वो हम आपको बताएंगे जो नहीं बताया जा रहा। आखिर वो कौन सा शख्स है जिसको लेकर के जयशंकर 24 घंटे पहले मोदी के पास आए थे और एक लंबी मीटिंग चली थी। जिन्हें लेकर आए थे जयशंकर, उनका क्या कनेक्शन है अमेरिका से? अमेरिका में क्या वो कोई सिटिंग कर सकते हैं मुलाकात के लिए? क्योंकि अब ट्रंप से मोदी की मुलाकात वो वाला पहला टर्म नहीं है, अब बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। आपको पता है एक इन्विटेशन के लिए कितनी मशक्कत की थी? जयशंकर ने जाके अमेरिका में डेरा डाल दिया था कि 20 जनवरी को साहेब को भी बुला लिया जाए। आखिरकार नहीं मिला, कार्ड नहीं मिला, न्योता लेकर के लिफाफे में तैयार थे लेकिन कार्ड ही नहीं आया। तो अब ये बहुत जिस दौर में भारत अमेरिका के संबंधों को बिल्कुल रिवर्स रिवर्स बैक गियर में डाल दिया ट्रंप ने, वहां पर अब ये मुलाकात आसान नहीं है। उसी लिए ये मीटिंग हुई कल। उस मीटिंग को हम बताएंगे कि कौन था, क्या जुगाड़ है। दूसरी बात, इसके लिए बकायदा बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा है। $1.5 मिलियन महीने का दिया जा रहा है एक लॉबिस्ट को। लॉबिस्ट का कनेक्शन है ट्रंप के साथ, ट्रंप का खास है। $1.5 मिलियन महीने का पेमेंट है लॉबिस्ट को जो दिया जा रहा है। लॉबिस्ट ये भारत में नहीं लेकिन जो है पश्चिमी देशों में, अमेरिका में ये वैधानिक रूप से होता है। पाकिस्तान ने भी रखा है लॉबिस्ट, लेकिन भारत वाले से बहुत सस्ता है और वो भी ट्रंप का कुछ ज्यादा ही अजीज है। तो ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा एक बात और है, जब ट्रंप से मुलाकात के जुगाड़ में बैठे हैं मोदी जी, उस वक्त पाकिस्तान ट्रंप की गोदी में बैठा है। दोनों फर्क देखिएगा। यहाँ पे जुगाड़ हो रहा है अभी मुलाकात का और वहां गोदी में बैठा है। और गोदी में बैठ करके हमें कोई एतराज नहीं, कोई किसी गोदी में बैठे जाए। हमें एतराज ये है कि ट्रंप की गोदी में बैठ के पाकिस्तान हमें मिटाने की धमकी दे रहा है, हमें बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, हमें कह रहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जबकि वो पाकिस्तान अगर सारे जो 48, 65, 71 करगिल सारे तमाचे अगर एक बार गिन दिए जाए ना, तो बिना थप्पड़ मारे गाल लाल हो जाएगा उस पाकिस्तान का। बिना थप्पड़ मारे गाल लाल। वो ट्रंप की गोदी में बैठ के हमें मिटाने की बात कर रहा है। खैर, अब खबरें दिखाते हैं। मैं बता दिया कि ये पार्ट है इस चर्चा में। पहली खबर लाइए जो मुलाकात की आज सब जगह टॉप पे है। पीएम मोदी सितंबर में कर सकते हैं अमेरिका का दौरा, यूएन महासभा के वक्ताओं की लिस्ट में नाम, रिपोर्ट। नेक्स्ट, इसके भीतर बहुत नहीं जाना है। ये 26 सितंबर के लिए मतलब टेंटेटिव तारीख है, 26 सितंबर को संबोधित कर सकते हैं। टैरिफ टेंशन के बीच पीएम मोदी ट्रंप की हो सकती है मुलाकात। यूएनजीए समिट के लिए अगले महीने जाएंगे अमेरिका। यूएनजीए
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, 23 से 27 सितंबर के बीच में, और 26 की सुबह 15 मिनट के भाषण का स्लॉट तय किया गया है मोदी का। ये रिपोर्ट है अभी जो जिसके हवाले से खबर छप रही है। टैरिफ वार के बीच अमेरिका जाएँगे मोदी, ट्रम्प से मुलाकात। नेक्स्ट दिखा दीजिए। मतलब सब जगह की यही हेडलाइन है। अब ये देखिए मोदी जाएँगे मुलाकात करने। मुनीर का जैसे होता है ना कि एक घर, एक पाँव मायके में, एक ससुराल में, उस टाइप मुनीर हो गया है। एक पाँव में पाकिस्तान में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। जब भी होता है मुँह उठा के चल देता है। और वहाँ के सेंट्रल कमांड का जो कमांडर और सब उसके साथ बैठ रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम बोले दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, ऐसा सबक सिखाएँगे जिंदगी भर याद रखेगा। 48 घंटे में 3 पाक नेताओं की धमकी। ये 3 कौन? पहले आसिम मुनीर, कहा बाँध बनाया तो 10 मिसाइल गिराएँगे, उड़ा देंगे बाँध ही, और आधी दुनिया को हम जो है बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो आया और तीसरे नंबर पर शहबाज शरीफ आया। मतलब जो राजनैतिक घराने दुश्मन थे, वो भी साथ मिलके भारत को धमका रहे हैं। मतलब भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली सब धमका रहे हैं। और उसके बाद वहाँ का अब तो फील्ड मार्शल हो गया मुनीर, वो भी धमका रहा है। ये सामने देखिए, पाकिस्तान से एक बूँद पानी भी नहीं छीन सकता। अपने आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए हटा दीजिए आप, हटा दीजिए, हटा दीजिए, नहीं पूरा नीचे पूरी कहानी नहीं देखनी है। बस ये है ना कि गोदी में बैठ के धमकी दे रहा है, ठीक है? अमेरिका इस संबंध को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर रहा है कि भाई जो हमारे संबंध हैं, वो पुराने रिश्ते, वो सब हम नहीं हटाएँगे, तोड़ेंगे। उसको भी हम आपको दिखा देंगे आगे, लेकिन अब चर्चा पे आ जाते हैं। हेमंत भाई, ये एकाएक मुलाकात की बेचैनी। अच्छा, एक गज़ब चीज़ मैं चर्चा में चाहता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। भारत की खाली मीडिया हाउसेज़, लोगों पता नहीं लोग पढ़ते हैं कि नहीं, हमारे तो काम है तो हम पढ़ते हैं। जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ लगाया और इधर से 2-4 ने मुँह खोला कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना हित देखेंगे। तुरंत तुरंत इस देश में जो मीडिया हाउस है वो लिखने लगे, रूस के साथ संबंधों में हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, अमेरिका से संबंध है उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, और ये वो मतलब कि तुरंत मोदी जी के उस शिफ्टिंग को अ, जो है वैलिडिटी देने के लिए, वैध वैध बताने के लिए, जायज़ बताने के लिए तुरंत लग गए। उसके बाद गोदी मीडिया पर अमेरिका पर खूब अटैक शुरू हो गए। एकाएक वो अटैक बंद हो गए, एकाएक अटैक बंद हो गए। मोदी जी फिर ट्रम्प के गाँव चले, अब वो बताया जा रहा है। अब फिर से चारों तरफ सन्नाटा है ट्रम्प को लेकर के, और फिर ये चलाया जा रहा है कि टैरिफ से बचाने के लिए देश के किसानों को, व्यवसायियों को, पूंजीपतियों को, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। तो ज़रा ये भी चर्चा में लाइए कि कैसे ये चल रहा है फ्लिप-फ्लॉप आशीष भाई टाइप। आशीष हुँ, आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है ये आपके सामने। पिछले साल सितंबर में ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे और क्या हुँ, कह रहे थे मंच पर कि मेरे मित्र मोदी आए हैं यूएनजीए में और वो मुझसे मिलेंगे और हम बात करेंगे। उसके पीछे खेल क्या था? खेल ये था कि मोदी मिले, इंडियन जो डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है उसमें एक मैसेज जाए, 14-15 लाख वोटर है हमारे इंडियंस, और मौज हो जाएगी। इनको किसी ने ये समझा रखा कि इनके एडवाइजर भी तो बड़े दुर्दांत है। इनको ये समझा रखा था नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो डेमोक्रेट जीतेंगे, रिपब्लिकन जीतेंगे, कमला हैरिस। जो आदमी पहले अब की बार ट्रंप सरकार की बात कह चुका हो, वो ट्रंप का ना तो फोन उठाए ना ट्रंप से मिलने। और वहां से ये सारा खेला शुरू हुआ था जिसको आप अब भूलते जा रहे हैं। और ट्रंप आपको पता है इन चीजों को भूलते नहीं। लास्ट ईयर एग्जैक्ट यही सितंबर था, इसी समय मोदी गए थे, उसी समय ट्रंप ने इच्छा जाहिर की थी और वो पाला। जिस तरीके से परिस्थितियां होती है ना, समय का पहिया जिसको हम कहते हैं। और आज हालत ये है कि माई फ्रेंड डोनाल्ड, याद होगा, नमस्ते ट्रंप, अब की बार मोदी सरकार, हाउडी मोदी। हालत ये है, भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया की चौथी, एक्चुअली पांचवी नहीं तो चौथी अर्थव्यवस्था, उसको ट्रंप से मिलने के लिए जैसन मिलर नाम ध्यान रखिएगा, उसको लॉबिस्ट हायर करना पड़ रहा है। और कौन है वो ट्रंप का सीनियर एडवाइजर। उसको लॉबिस्ट हायर करना पड़ रहा है सरकार को, और $1,50,000 हर महीने की रिटेनरशिप। 21 मई को एग्रीमेंट हुआ है, 21 मई को उसके साथ वो किया गया है।
और $1.5 लाख, यानी कि आप समझ लीजिए महीने के कितने पैसे। और उसके बावजूद ट्रंप 41 बार जो कुछ कह चुका वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि भारत पाकिस्तान का मैंने कराया था। ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक ऐसा ही लॉबिस्ट हायर किया जो केवल $50,000 पर मंथ लेता है। और जो उसने हालत कर रखी है, ये देखिए, 1,50,000 21 मई को साइन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। पाकिस्तान ने भी एक ऐसा ही हायर किया, 50,000 रुपये कुल लेता है। लेकिन हालत ये होगी कि जो इनका जो फील्ड मार्शल है मुनीर, वो समझ लीजिए कि उसने पास बनवा लिया अमेरिका का। पाकिस्तान में कम रहता है, वहां ज्यादा रहता है। हालत ये होगी। क्यों आशीष भाई? ये सारी जो डिप्लोमेसी है ना, ये वक्त काल और परिस्थितियों के साथ चलती है। आप अपने आप को ताकत मान ले, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ये सारे रिश्ते इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में नीड बेस्ड होते हैं कि कोई किसी के एजेंडे को पूरा कर रहा है तो उसका प्रिय है फॉर दैट टाइम, कोई नहीं कर रहा है तो साइड है। भाई, पाकिस्तान पहला देश जिसने ट्रंप को, जो उसकी दबी कुचली इच्छा है, नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। उसके बाद इसराइल ने किया। आप उसकी बात ही सुनने को तैयार नहीं, तो आपका क्या करेगा? पहले आपने डोनाल्ड बोल रखा उसको, पहले आपने उसके उसके कैंपेन में नहीं गए। तो ये सारी जो पीड़ाएं हैं वो ट्रंप उनको लिए घूम रहे हैं। एक दूसरा, ट्रंप ने लगातार अपने पिछले कार्यकाल में भी मोदी जी की पर्सनैलिटी को एक्सेस बहुत अच्छे से असेस कर लिया था, जैसे बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने। और उन्होंने ये माना था कि इस बंदे का, ये इसको अंग्रेजी में कुछ भी बोल दो, ये सब सुन के चला जाएगा, जवाब कभी देगा। और वो सारी चीजें चली रही थी पर्दे के पीछे, तब ये आपका सिंदूर आके खड़ा हो गया। और वहां जिस तरीके से G7 में गए हुए थे, उस फोन पे जो बातचीत हुई, और उसके बाद का जो घटनाक्रम पूरा होता है, मुनीर वहां बैठा है। आप बताइए, कोई देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को ये कहता है कि आप कनाडा से जा रहे हो तो अमेरिका से होते हुए चले जाइए? सोच के देखिए, कितना नॉन सीरियसली ले रहा है वो आदमी। और हम आके क्या कहते हैं कि हमें तो महाप्रभु की धरती पे आना था, इसलिए हम अमेरिका में गए। अब आप लॉबी फर्म हायर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुछ कंट्रास्ट दिखाती है कि जो आपका डंका बता रहे थे आप 11 साल में, वो डंका क्या था? आप कैसे वर्ल्ड लीडर थे, कैसे 56 इंची है, कैसे आंखों में आंख डाल के बात करते हो। हमारे जैसा देश, अपने क्या नाम, आशीष भाई, सोचिएगा, जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसको आपका दोस्त मृत अवस्था कहता है, मृत अर्थव्यवस्था। और वो कहता है भारत और रूस भाड़ में जाए। एग्जैक्ट वर्ड था भाड़ में जाए, हिंदी में जो ट्रांसलेट किया। आज अगर वास्तव में इंदिरा गांधी टाइप कोई लीडर होता तो ट्रंप को समझ में आ जाती कि क्या डिप्लोमेसी है। एक तरफ आप उसकी बातों को नकारते हैं, दूसरे तरीके से, डायरेक्टली नहीं, कभी राजनाथ कुछ बोलेगा इशारों में, कभी आपका डॉगी मीडिया बोलेगा, कभी कुछ हो। डायरेक्टली आप कभी भी उसको कंट्राडिक्ट नहीं करते किसी भी मुद्दे पे। कभी ये नहीं कहते कि अमेरिका हमारे ऊपर ये सब थोप रहा, नहीं। भारत के किसानों, भारत के मछुआरों को बचाने के लिए मुझे व्यक्तिगत कीमत अदा करनी है। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी के खानदानी वो नहीं, आप रजवाड़े नहीं हो, ये देश की जनता ने दी है आपको। आज आप हो, कल कोई और भी हो सकता है। तो वो सारा जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, अब वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। लॉबिंग फर्म आपने हायर कर ली, वहां का जो पूर्व राजदूत हमारा है, उससे भी मीटिंग कर ली, तमाम तरह के एफर्ट्स आप कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये कि ट्रंप का जो टोन और टेनर है, उसकी जो आक्रामकता है, वो कम नहीं हो रही है। उसकी भाषा और ज्यादा कंटेम्पचुअस होती जा रही है भारत में, लगातार लगातार। कभी वो वृत्त व्यवस्था कहता है, कभी भाड़ में जाने की कहता है, कभी मिटा दूंगा ब्रिक्स को कहता है, तमाम तरह की चीजें। और आज की तारीख में हमारी स्थिति आशीष भाई क्या है? जो होता है ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना रूस के साथ आप रहे, न अमेरिका के साथ रहे। और ये होना ही था। आप अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड, रशिया ने तो कभी भारत को धोखा दिया ही नहीं। रशिया ने तो भारत के लिए वो किया जो कोई सगा भाई भी नहीं कर सकता, सिर्फ 70s। और उसके बाद लगा था, कोई चीज कहिए आप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी, सस्ती भी, किस्तों में भी, जो आप चाहें। और अमेरिका भारत के कभी काम नहीं आया, ये भी ऐतिहासिक सच है। अमेरिका आज तक, भारत छोड़िए, किसी के काम नहीं आया। अगर उसको किसी के काम आया तो वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को वो दूरना आता है। आप देखिए, ट्रंप अभी दो चार दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को, राजनाथ जी संसद में क्या दाड़ रहे थे कि पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था वो घुटनों पर आ गया। उसने कहा महाराज बहुत हो गया, अब छोड़ दीजिए। और वो मुनीर अब क्या कह रहा है वहां पे खड़ा होकर के कि हम ये कर देंगे, हम बांधों पर मिसाइल मार देंगे, ये कर देंगे। सोचिएगा, अब प्रधानमंत्री ने कहना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये विदाउट रीजन है? पाकिस्तान की औकात है, या ये विदाउट बैकिंग है? नो। ये बेसिकली क्या है आशीष भाई, इसको थोड़ा सा बिटवीन द लाइन्स देखो।
आज की तारीख में मोदी अपने 11.25 साल के बतौर पीएम के कार्यकाल में सबसे वीक विकेट पे है, सबसे वीक। और उसके लिए कोई राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, कोई ट्रंप जिम्मेदार नहीं, कोई पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं। इसके लिए सिंगल हैंडेडली कोई एक चीज जिम्मेदार है, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी स्वयं। उनको किसने कहा था कि आप वोटर लिस्टों में ये खेल करवा दीजिए? उनको किसने ये कहा था कि आप टाइम टेस्टेड रशिया को छोड़ के अमेरिका की गोदी में जा बैठे? उनको किसने कहा था कि दूसरे देश की राजनीति में जाके कहिए कि अब की बार ट्रंप सरकार? उनको किसने कहा था कि मोदी को उसको ट्रंप को यहाँ ले आओ, नमस्ते ट्रंप करा लो? तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं ना, जब मैं और आप एक समकक्ष दोस्त हैं और मैं आपके सामने झुकने लगूं, झुके, तो आपकी उम्मीद हो जाएगी कि सदा ही झुकेगा और आपका जर खरीदेगा। तो ट्रंप के दिमाग में वो गलतफहमी घुस गई, वो आपने घुसाई बात है, जो आपकी हरकतें थी। तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो वर्ल्ड लीडर्स है, वो आपका हाथ मिलाने से लेकर के हर भाव भंगिमाएं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आप दुनिया में जिस देश को पूरी दुनिया के बताते हैं, मोदी जी का डंका नजर है। हालत ये है कि मोदी जी आज तक किसी वर्ल्ड लीडर के साथ आपने 2 सेंटेंस की प्रोडक्टिव बातचीत करते हुए देखे हैं? 2 सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, हाँ हाँ हाँ। ये हालत अब ये होगी आशीष भाई, छोड़ दीजिए सारी बातें। विदेशी नेताओं के साथ आपकी आवाज, आपकी जो प्री एजेंसी है, वो साउंड बंद करके ऑप्टिक्स के लिए वीडियो भेजती है, आवाज बंद करके। आपने 3 दिन पहले देखा बेंगलोर में स्टूडेंट्स के साथ जो मोदी जी की वीडियो आई, उसकी भी आवाज बंद कर रखी। ऐसा क्या हुआ? और मोदी से बड़ा दुनिया में कोई वक्ता नहीं, मोदी से बड़ा ऑरेटर दुनिया में नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी कहते हैं, ये उनके भक्त मंडली कहती है। तो जो आपकी आशीष भाई फॉल्ट लाइन्स थी, जिन फेल्योर्स को आपने बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस के रूप में प्लांट किया था, प्लायबल मीडिया के थ्रू, अपने इकोसिस्टम के जरिए, आईटी सेल के जरिए, वो सारी चीजों की एक शेल्फ लाइफ होती है। और 11.25 साल इज ए लॉन्ग टाइम। वो सारी चीजें एक्सपोज होनी ही थी। चाहे वो राहुल गांधी का तो आप नाम ले रहे हो, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट थोड़ी गड़बड़ करवाई है, करवाई तो आपने है। जवाब आप नहीं दे पा रहे, जवाब आपका चुनाव आयोग नहीं दे रहा। ट्रंप को आपकी फॉल्ट लाइन्स का पता है, उसको ये पता है कि डोमेस्टिक उस पर भी, फ्रंट पे भी गिरा हुआ है, और वो ब्रिक्स के साथ उसकी व्यक्तिगत शत्रुता है, पर्सनल उस पर लेता है। भारत उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। मोदी यूएनजीए में बाद में जाएंगे, पहले ब्रिक्स में जाने वाले इसी महीने, ये भी पता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के गले की फांस बनने जा रही है, एक। और आप कितनी लॉबिंग फरमाए, आपको पता है ट्रंप तो प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, उसको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। उसका तो मैंने आपको इलाज बताया था। इंडिया के अंदर उसके तमाम प्रोजेक्ट, ट्रंप ट्रंप वो ट्रंप प्रोजेक्ट क्या बोलता है उसको, उनको थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दो, सीधा हो जाएगा। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट हैं जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के तमाम 7 शहरों के ट्रम्प अंदर। टावर और क्या क्या है, ट्रम्प हाँ, टावर। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूरी की पूरी। एक बार करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे। जब आप जवाब ही नहीं दे पाते हो सवालों के, तो कैसे करोगे? आप चले जाओगे। मेरी चिंता दूसरी है, जिस तरीके से ट्रंप एग्रेसिव है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो जो हरकत उसने अपने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ की, जो साउथ अफ्रीका के प्रधान राष्ट्रपति के साथ की, तमाम लोगों के साथ वो कर चुके हैं, कहीं वो हमारे साथ तो नहीं कर रही। वो तो और सबसे पिछली पहले बार हमारे साथ किया, सबसे पहले शुरुआत ही किया। सुबह-सुबह दुकान खोला तो पहला ग्राहक हमारा वाला ही था, हाँ अपने नहीं, वाले। वो उसने खुद इस तरीके से कहा कि वो उस तरीके से चुभी नहीं। जब वो बाइट दे रहे थे 13 फरवरी की शाम को व्हाइट हाउस पे, उन्होंने जो कहा वो क्या कहा कि मैंने मोदी को बता दिया था कि आप केवल सुनिए, आपका टेरिफ टेरर हम बहुत लंबे समय तक नहीं झेलेंगे, बहुत सालों से आप कर रहे हो। तो ये कहा कि आप सुनिए, तो उतनी बात नहीं। लेकिन जिस तरीके की हरकतें औरों के साथ की, यूरोपियन यूनियन के साथ की, तब हमारे साथ करते, हम तो जवाब भी नहीं दे पाए, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। जब समझ में नहीं आई तो जवाब क्या दोगे आप? यही समस्या आपने G20 के दौरान भारत में देखी थी, राष्ट्रपति भवन में डिनर था, जिस तरीके से बाइडेन ने जो कहा, उनकी बात भी पूरी नहीं, हंसने लगे। तो बेसिकली जिन वीकनेसेस को आपने एक ब्रांड के तहत स्टेब्लिश किया था, एक इकोसिस्टम के जरिए, प्लायबल मीडिया के जरिए, आज वो आशीष भाई वो सारी चीजें आपको हॉन्ट कर रही है। अभी तक तो डंका बता रहे थे सब जगह, अब आपका डंका सब जगह दिख गया। हालत यह है कि रशिया भी पाकिस्तान की मदद करने लगा है, हाँ, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अंदर करने लगा है, जिसने पाकिस्तान को कभी सुई नहीं बेची, सुई भी नहीं दी कभी उन्होंने, हमारे कारण नहीं दी, और कोई कारण तो नहीं था। अब देखिए आप, एक तरफ आप हो, सिंदूर के बाद आपका कोई नाम लेवा नहीं, देयर इज नोबडी विद यू। और उधर देखिए पाकिस्तान चीन का भी सबसे प्रिय है, अमेरिका का भी सबसे प्रिय है। इसके लिए आशीष चित्रांशी दोषी है क्या, या राहुल गांधी दोषी है?
इसके लिए स्वयं मोदी जी का बड़बोलापन, मोदी जी की शॉर्ट साइटेडनेस और मोदी जी का वो इकोसिस्टम है जो उनको कभी आईना दिखाता ही नहीं। वो कुछ भी कर दे, वो हर चीज मास्टर स्ट्रोक है। वो बीजिंग में झूला झूल ले, वो भी मास्टर स्ट्रोक। वो पुतिन के पास चले जाए, वो भी मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप से सुन के आ जाए, वो भी मास्टर स्ट्रोक। बिना मास्टर स्ट्रोक कुछ है ही नहीं। और हकीकत ये है कि पिछले 5 दिन से जो देश के अंदर नैरेटिव बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मोदी जी के बुरे दिनों की बहुत गंभीर शुरुआत हो गई है। और जो कुछ उन्होंने बोया था, वो केवल भाजपा के लिए नहीं, भाजपा आरएसएस के पूरे इकोसिस्टम के लिए वो काटने का समय आ गया है। ऐसा मुझे लगता है, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पर भी। आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे। आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, उन पर और बेहतर समझने के लिए एक लाइन में समझिए। मोदी जी बैट से खेलते हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, और स्टंप से खेलते हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी के हाथ में बैट स्टंप कुछ न, खाली हाथ ऐसे चलाएं तो भी मास्टर स्ट्रोक, हवा में खाली हाथ घुमाते हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक होता है। मतलब जरूरी नहीं है उनके लिए मारने के लिए कि बैट हो, बल्ला हो, गेंद हो तब मारे, कुछ नहीं, हवा में मार देते हैं। और एक बात और, आपने कहा कि अंग्रेजी आएगी तब जवाब देंगे। मैं तो इतने पे संतुष्ट हूँ भाई, हिंदी में ही दे दो जवाब। हाँ, उसे कौन सी हिंदी आ रही? हिंदी में समझो दे तो दो। गए। उसके लिए हुँ, आशीष भाई समझ में तो आना। भाई 2 ट्रांसलेटर बैठे थे पीछे। हाँ। पिछली जो मुलाकात थी उसमें 2 ट्रांसलेटर बैठे थे। उसके बाद तो ये हालत है, आप ये समझिए ना। अरे अरे कुछ ना समझो, हिंदी में जो हम लोग के यहाँ भारत में खासकर दिल्ली में तो अभी आया था ना कि दिल्ली गाली देने में दिल्ली पूरे इंडिया में टॉप की थी। तो कुछ भी दो एकदम तय कर लो कि कुछ भी वो बोलेगा, ये 2 हिंदी में हम बोल देंगे। वही बोल दो, हम खुश हो जाएँगे कि मोदी जी ने एकदम नाप कर दिया। दिया खेल, कुछ हो कर तो दिया। हो, कुछ भी तो हो भाई। ऐसा थोड़ा कि वन वे ट्रैफिक, ज़ेलेंस्की ने सबक सिखा दिया, रामफोसा ने, आप कहा सिरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका, उन्होंने, ऐसा थोड़ा था। अगर उसने बोला तो रामफोसा चुप नहीं रहे, इन्होंने भी बोला, हैं? मैक्रो ने, स्टारमर ने, किसने ऐसा है कि ट्रम्प को रिप्लाई नहीं किया? और चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। एक तो बताया जो है लॉबिस्ट को, जो $1.5 मिलियन महीने का ले रहा है। दूसरा तरनजीत सिंह संधू हैं, जिनका नाम अभी बीच में हेमंत जी ने लिया कि एक राजदूत को भी। कल जो मीटिंग हुई, जयशंकर आए, हमने जो लिखा है कि 24 घंटे पहले जो मीटिंग हुई, कल मोदी के पास जयशंकर आए। इसकी पृष्ठभूमि बनने लगी थी, खबर आज आई है, इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी। मोदी के पास जयशंकर आए, लेकिन जयशंकर अकेले नहीं थे। यानी एक नौकर साहब का के भरोसे नहीं, अब 2 नौकर साहब मिलकर के विदेश नीति को थामेंगे। जयशंकर भी राजदूत ही थे चीन में, लेकिन अब सोचिए कि हमारा विदेश मंत्री सिर्फ चीन मामलों का जानकार है। तो भाई उसके शशि थरूर को भी घुमा चुके हैं कई देशों में, रशिया भी जाए वही कर शशि वही कर रहे हैं कि थरूर। उसको क्यों अमेरिका बोल रहा को है? संभालने के लिए हमारा विदेश मंत्री किसको लाया? एक अपने साथ और एक जो है नौकरशाह को, राजनयिक को, तरनजीत सिंह संधू को लेके आया। संधू अमेरिका मामलों के विशेषज्ञ हैं। जैसे जब भी सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं ना कि मोदी जब चीन जाते थे, हम तो सम्मान के साथ बोलेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री हैं हमारे, लेकिन वो स्वामी जी थोड़ा अलग बोलते हैं, मोदी जब ऐसा होता था करता। तो मोदी जी जब जाते थे चीन, तो वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं ना कि चीन में उस समय जयशंकर थे और सारी खातिरदारी, स्वागत, सम्मान सब वही करते थे। तो जैसे वो चीन मामलों के एक्सपर्ट है, वैसे ही संधू जी 2020 से 24 तक अमेरिका में भारत के राजदूत थे। लेकिन ये 20 से 24 ही नहीं देखना है, 13 से 17 तक वॉशिंगटन डीसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में वो वहां पर काम कर रहे थे। जब मोदी 14 में अमेरिका गए थे, जिसमें बिल्कुल डंका बजाए थे, पहली बार डंका, तो जो है उसमें संधू ने बड़ा काम किया था, काफ़ी काम किया था। तो ये 2, मतलब अगर 2 पार्ट देखें तो 13 से 17 और 20 से 24, करीब 10 साल अमेरिका में इन्होंने राजनयिक के रूप में, 20 से 24 राजदूत थे। तो और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे उसके पहले। तो करीब 10 साल काम किए हैं। 10 साल एक देश में ही अगर कोई राजनयिक बैठा है, तो वही तार ना, लॉबिस्ट और हेन-तेन इधर-उधर, उसके अपने अपनी व्यवस्था हो जाती है। उसी लिए संधू को बुलाया गया, और उधर अमेरिका में एक आदमी को लगा ही रखा है, भाई वो तो पैसा ले रहा है तो कुछ तो करेगा। कुछ नहीं तो इधर से उठा के उधर कम से कम रखेगा 1 किलो का बाट, कुछ तो रखेगा ना कि हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था लगी हुई है।
अब एक और हम स्टेटमेंट आपको दिखा दें, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। एक और जरा खबर दिखाइए, लास्ट में भी खबर बची हुई है। रिश्तों को बदला नहीं जा सकता, पाकिस्तान से अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों पर क्या बोला व्हाइट हाउस। इसमें ब्रूस का ये बयान है, उन्होंने जो कहा, हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। वहां पर पूछा गया सवाल कि जो है पाकिस्तान के साथ आपके जो रिश्ते बढ़ रहे हैं और भारत का कंसर्न जो इस पर है, तो उन्होंने कहा कि देखिए रिश्ते बदले नहीं जा सकते जो जिसके साथ है। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, भारत के साथ हमारे रिश्ते हैं और दोनों रिश्ते अपने-अपने जगह पर चलेंगे। मुझे इस बात पर फिर कहूँ कि इस पर नहीं ऐतराज़ है कि पाकिस्तान के साथ उसके क्या रिश्ते हैं। रिश्ते उसके बहुत पुराने हैं भई। 71 में भी पाकिस्तान के लिए वो खड़ा था। रिश्ते हैं उसके पुराने। लेकिन उन रिश्तों को बताते समय भारत और पाकिस्तान को एक बराबर तौलता है तब आपत्ति। इस बयान में भी उसने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं, दोनों के साथ हमारे सामरिक रिश्ते हैं, व्यावसायिक रिश्ते हैं, रणनीतिक रिश्ते हैं। जब दोनों को बराबर कर दिया तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, एज़ इंडियन हमारे लिए नहीं चलेगा। मैं इसीलिए नहीं, इस स्टेटमेंट को लाया हूँ। आप आशीष जा भाई रहे हो देखिए, उससे मिलने के लिए, हैं? आशीष भाई देखिए, पाकिस्तान को इनकी फॉल्ट लाइन समझ में आ गई थी और हुँ, ट्रंप को पहले से आ गई थी। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ट्रंप का कोई मतलब नहीं है, ट्रंप को पता है पाकिस्तान से कुछ नहीं निकलने वाला है, हुँ, लेकिन वो भारत को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारी प्रोवोकेशन करवा रहा है। मुनीर को व्हाइट हाउस में कौन सा प्रोटोकॉल ये कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी देश के सेना प्रमुख को लंच कराएगा? सोच के देखिए हुँ, आप। हुँ। वहां तो प्रधानमंत्री लाइन में खड़े रहते तब नंबर नहीं आ रहा, वो आर्मी हाँ, चीफ को करा रहा है। हाँ, तो उससे एक अनस्टेबिलिटी का दूसरा खतरा हो सकता है। उसमें पाकिस्तान की जो सरकार है उसको तख्ता पलट का भी इतिहास रहा है। भाई अमेरिका का इतना नजदीक जनरल है, फील्ड मार्शल अगला ऑलरेडी हो गया है, वो किसी दिन शाम को शहबाज शरीफ की पेंशन कर देगा, पकड़ के अंदर हाँ। ही तो देना है, और पहला हुँ, इतिहास रहा है उनका। हुँ, समस्या क्या है, जो कुछ हम जिस तरीके का प्रोपगेंडा देखिए, संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सारा भाषण हो गया, विदेश मंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, प्रधानमंत्री बोल लिए, और जो असली बात है वो 89वें दिन कौन बता रहा है? एयरफोर्स चीफ। हुँ, क्या है, क्या था ये? भाई प्रधानमंत्री तो ये गर्व के पल और विजय पर्व और विजय उत्सव मनाने के बहुत माहिर रहे। उन्होंने ये उत्सव 11 मई को क्यों नहीं मनाया जब 10 मई को ये सब हो गया था? 89 दिन किस चीज की वेट कर रहे थे? और जो भाषा भारत को सबक सिखाती, पाकिस्तान की औकात है क्या? लेकिन आज वहां ला करके इसको और भी चीज का दूसरा मतलब समझिए। बालाकोट हुआ, कब हुआ था? 2019 में। उसके क्या चुनावी परिणाम रहे? पाकिस्तान को क्या लाभ हुआ, भारत को क्या लाभ हुआ? तत्कालीन दोनों सत्ताएं विन विन सिचुएशन में रही। ये मैं दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आज की तारीख में इमरान खान शहबाज शरीफ के लिए सरदर्द बने हुए थे। पाकिस्तान के अंदर पूरा इंटरनल अनरेस्ट था पूरे का पूरा। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मोदी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर बेच रहे, वो वहां बेच रहे। आर्मी का जो जनरल था वो फील्ड मार्शल हो गया, पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो गया। उनके लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। और मोदी चूंकि जिस तरह की जो भी चीजें कर रहे थे वो सारी फॉल्ट लाइन एक्सपोज होगी। हुँ, तो बेसिकली अगर आपने इतनी ही बड़ी विक्ट्री और सारी चीजें दर्ज की थी तो आप संसद में बताते भाई, कौन रोक रहा था हुँ, आपको? सारा हुँ, फ्लोर आपका था। और हालत देखिए, जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है शी भाई, शर्म आएगी आपको देख के। परसों की घटना देखिए, परसों दो घटना हुई। एक, इस मुनीर ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर भारत को परमाणु की धमकी दी, परमाणु हुँ, हम इंडिया को न्यूक कर दे। हुँ, एक एक जज साहब ने दिल्ली में कुत्तों को शेल्टर होम में अरेस्ट करने की। हुँ, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में वो दोनों खबरें फ्रंट पेज पे लीड, कुत्तों की खबर होनी चाहिए, और दूसरी में पाकिस्तान के जनरल की खबर, और भारत हुँ, के 300 सांसद विपक्ष के वो थाने के अंदर 2 घंटे तक वो खबर नहीं है। अब और सारे का सारा जो डॉगी मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबके फ्रंट पेज पे मुनीर की खबर थी, भारत के विपक्ष की नहीं थी। नहीं समझिएगा, एक वो जो मैं भय बेचने की प्रवृत्ति है, जो 11 साल से आप भय बेचते हो कि पाकिस्तान का भय बेचना है, नहीं तो हुँ, मुनीर की क्या औकात है उसकी फ्रंट पेज पे खबर छापोगे जब अपने 300 एमपी थाने में बैठे? हाँ, तो मैं इस देश का जो घटिया जो नैरेटिव तय किया जा रहा है, लोगों को डरा करके धमका करके, कि अपने हुँ, अपोजिशन खत्म, हुँ, नैरेटिव 11वें पेज पे खबर है भाई, 9वें पेज पे खबर है विपक्ष की, और मुनीर की खबर फ्रंट पेज पे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इकोसिस्टम किस तरीके से हाईजेक किया मोदी ने, और वो चीजें अब कहीं ना कहीं उनको हॉन्ट करने के लिए आ गई है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट हो,
चाहे इंटरनेशनल फ्रंट हो, और हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है। मुझे लगता है वो शेल्फ लाइफ अब आउटलिव हो गई है, इसलिए ये सारे कष्ट एक के बाद एक सर उठा रहे हैं, और मोदी के पास कोई वे आउट नहीं है। और हालत ये हो गई है कि जो उनका जो ट्रंप का सीनियर एडवाइजर है उसको आप लॉबिस्ट के तौर पर हायर कर रहे हैं, माई फ्रेंड ट्रंप। उस तक पहुंचने के लिए आप कितने रुपए, 15 1.5 लाख रुपया, $1.5 हर महीने खर्च रहे हो, और बाकी चीजें अलग है। तो सोच लीजिए ये डंका बज रहा है। और अब जब इतना बोल दिए तो फिर अपने मन का सवाल फिर बता दूं। इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, कोई बयानबाजी नहीं है कहीं पर, कोई टिप्पणी नहीं है। यहां तक कि कोई पन्ना प्रमुख भी नहीं बोल रहा है, ब्लॉक प्रमुख भी नहीं बोल रहा है। लेकिन कंटिन्यूटी में पिछले 4 दिन से, जब से वोट चोरी वाला खुलासा राहुल गांधी ने किया है, तब से भारत को बर्बाद कर देंगे, मिटा देंगे, ये बयान पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रहा है। और जो ये बयान आ रहे हैं, वो भारत में चुनावी प्रक्रिया पर जो सवाल खड़े हैं, उन खबरों को दबा रहे हैं, उन खबरों को दबा रहे हैं। अब मेरा फिर सवाल तो है, आखिर इस टाइम पाकिस्तान भारत के खिलाफ उल जलूल बयानबाजी करके किसको लाभ पहुंचाना चाहता है? ये पाकिस्तान का बिरयानी सेंटर, ये इसके इसके यहाँ जो बिरयानी की दुकान से धमकीबाजी हो रही है, ये धमकीबाजी से लाभ किसको है? मैं भारत, अमेरिका, चीन, रूस, युगोस्लाविया, फारस की बात नहीं कर रहा हूं। आप तय करिए किससे लाभ किसको होता है। पाकिस्तान में मुनीर के, भुट्टो के, शरीफ के, इन सब की धमकियों से भारत में कौन सी खबर दब जा रही है और भारत में कौन सी भावना प्रबल हो रही है, ये आप बताइए। ये आशीष भाई, ये हम्म आशीष भाई, बोलिए। इसको इसको जो पूरी सिचुएशन को आप आज नहीं है, ये पहली बार नहीं है। जो समझदार लोग हैं, जो आप जैसे जो बिटवीन दी लाइन चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ये यहाँ पर भी बालाकोट में भी ऐसे ही हुआ था कि उनका हाँ, सारा लोकल सारे मुद्दे दब गए थे, यहाँ के भी दब गए थे, और जीत का रास्ता क्लियर हो गया। आज की तारीख में जो जितने भी कष्ट थे नवाज शहबाज शरीफ के, वो सारे खत्म। मुनीर के सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस खत्म, और एक छत्र सारा हो गया काम। और मोदी जी ने जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। एक तो सारी चीजें उधर की एक्सपोज हो गई, आज तक नहीं बताया जहाज कितने गिरे, क्यों गिरे, किन कारणों से गिरे, आज तक नहीं बताया। पाकिस्तान के बता दिए, अपने नहीं बताया। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक, और मोदी जी को तो कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये सब चलता रहे। मोदी जी की बल्ले बल्ले है, उनके भक्तों की बल्ले बल्ले है, उनका जो भी कीर्तन मंडली है उसकी, क्योंकि उनको तो नॉनसेंस करना है ना, कोई जवाब नहीं देगा कोई भी, बस ये कर दिया वो कर दिया। भक्तों का उसी में खुशी। चाइना क्या कर गया? चाइना ने जो आज उसका ऑपरेशन का जो भी कुछ हुआ, उसमें जो भारत की फाल्ट लाइन से एक्सपोज हुई, वो किसने की? पाकिस्तान ने नहीं की, चाइना ने की। और चाइना में आप लाइन लगा करके जा रहे हैं, इस महीने भी जा रहे हैं मोदी जी। सोचिए, चाइना का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि चाइना के नाम से वोट नहीं मिलता, पाकिस्तान के नाम से वोट मिलता है। वोट आगे वोट मिलता का है। रास्ता स्पष्ट होता है, इतनी सी बात है। जो समझदार दर्शक है वो समझते हैं, जो भक्त मंडली है उनको भगवान सदबुद्धि दे, मैं आप यही कह सकते नहीं, और समझना हो तो एक लाइन और जोड़ देते हैं। मुनीर, भुट्टो, शरीफ, सबके बयान पर भारत में किसने जवाब दिया? किसने दिया? मैं मानता हूं कि वो कह रहे हैं कि हम भारत बर्बाद कर देंगे। यहां से राजनाथ, जयशंकर, मोदी कहते कि हम पाकिस्तान का को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, वो जो ग्लोब घूमता है वहां घूमेगा और पाकिस्तान नहीं दिखेगा। तो एक बार के लिए फिर भी ठीक था। पाकिस्तान को जवाब कौन दे रहा है? वो स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर, उसको जवाब देने का, यही तो संदेह पैदा करता है। जब पाक मुनीर को जवाब, या शहबाज शरीफ को, वहां का प्रधानमंत्री है, उसके समकक्ष भारत का प्रधानमंत्री जब उसको जवाब देता, तब चलाते। सबको चलाना चाहिए, तब हर मीडिया को चलाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चलाता तब मीडिया। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, रक्षा मंत्री नहीं, विदेश मंत्री नहीं बोल रहा। हमारे यहाँ मीडिया एंकर बोल रहे हैं, जिनको बता दो कि भाई साहब, आपको खाली उनको स्टूडियो में जाके कोई बता दे, हम लोग की जिंदगी चैनलों में गुजरी है, बता दो कि यार गेट पे कोई आपको पूछ रहा है, 2 लोग पूछ रहे हैं, वो पहले कहेगा गार्ड से कैसा चेहरा है, चश्मा लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। और अगर आदमी कह दिया कि नहीं, वो थोड़ा सा अजीब सा गुस्से में लग रहे हैं, वो एंकर बाहर नहीं जाते हैं 3 दिन, हैं। स्टूडियो में बैठे रहे। जबरन निकालना पड़ता है कि अगला बुलेटिन अगले एंकर का है, हट भाई निकल बाहर। ये दिन भर मुनीर को धमकी देते हैं। इनसे बता दो ना, मैं कह रहा हूँ कोई जाके प्रायोगिक रूप से चेक कर ले, कोई चेक कर ले।
आशीष भाई, भारत में अब पाकिस्तान को निपटाने के लिए ब्रह्मोस की, राफेल की, सुखोई की कोई जरूरत नहीं बची। इनके जो एंकर में आप ये बैठे ना आपके मित्र स्टूडियोज में, इनके थंबनेल से ही पाकिस्तान निपटा दिया इन्होंने। केवल और केवल पूरे इसके दौरान, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसके बिल्डअप में, उसके बाद, इनके थंबनेल सबसे इंपॉर्टेंट वेपन थे। ये पूरे देश ने देखा। जमानी जबा खर्च से कुछ नहीं होता। इतना लापरवाह, आपराधिक तौर पर लापरवाह मीडिया इस देश ने कभी नहीं देखा। जो आज हमारा डिप्लोमेटिक डिजास्टर हुआ है पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेके, उसका एक बड़ा कारण ये लोग मीडिया वाले भी हैं, ये मान के चलिए। और एक बात कह, फिर एक बात का थोड़ा विषयांतर भले। ये आपको शायद पता हो न हो हेमंत भाई, ये जो बड़े-बड़े एंकरानियों को आप देखते हैं, ये सब आजकल, पहले फैशन नहीं था, ये सब आजकल सिक्योरिटी में चलते हैं। किसी को दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, किसी को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है, यहाँ तक है सीआरपीएफ की सिक्योरिटी। मैं एक सवाल करता हूँ, जब ये पूरा देश मोदी का फैन है, पूरा देश मोदी का फैन है ना, पूरा मोदी के पीछे पूरा देश से, खाली मान लिया हम लोग जैसे कुछ हैं, हेमंत अत्री हम हो गए, भाऊ हो गए, ये हम लोग या और भी कुछ साथी हैं, यही लोग खाली मोदी जी लोकप्रियता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पूरा देश। आपको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है भाई? आप तो वैसे ही मोदी के सामने लंबा लेटे पड़े हो। आपको क्या सिक्योरिटी? आप तो जहाँ जाओगे आपको लोग हाथों हाथ लेंगे, फूल की बारिश करेंगे, पुष्प वर्षा होगी आप पे। आपको किससे भाई, खतरा? अरे आशीष भाई, लोगों लोगों को इनसे खतरा है। ये लोगों हाँ, के दिमाग को हाईजैक करने वाले लोग, इनको किससे खतरा है? इनसे लोगों का खतरा है भारत को। उल्टा है, इनसे लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इनको किस चीज की सुरक्षा चाहिए बताओ आप मुझे। तो सब प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं, ये हाँ? सब प्रोटेक्शन में। मैं नाम किसी दिन अगर ऐसा मौका था तो नाम के साथ बता दूंगा, कौन सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में, कौन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी में, सब। तो खैर, ये चर्चा वहां से यहाँ तक आई क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर आएंगे हर टॉपिक विद हेमंत अत्री में। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।